अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज के वीडियो में हम जो हैं पेपर जो 14 जून पे हुआ है, उसके जो है मैथ पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी के। क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर में 41 क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल मैं डिवीजन को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 4 अपान 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये डिवाइड ही हो गया। डिवाइड का मतलब अपान में होता है। अब देखें थोड़ा सा जादू होगा। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 1 अपान 2। अब अगर आपने इंडाइसिस या एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा है, स्क्वायर रूट वाला, तो उसमें आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है पावर 1 अपान 2। ठीक है। अब मैं देखें थोड़ा सा, क्या 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 2, क्योंकि जितने भी दफ़ा अगर सेम बेस वाले सेम नंबर मल्टीप्लाई हों तो जस्ट आपने क्या करना है, उसको लंबा नहीं लिखते, पावर में लिखते हैं। उसके ऊपर जितने दफ़ा वो मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं उतने नंबर दे देते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं। अपान में 2 पावर 1 अपान 2। अब एक और हमारे पास कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो और उनका बेस सेम हो, जैसे इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं, बेस सेम ही रखेंगे। तो फ़र्क क्या होगा, पावर माइनस होंगे। मतलब 2 में से जो नीचे वाला बेस था उसका पावर मतलब 1/2 माइनस करेंगे। ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपान में 1 है। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, बेस तो सेम रहेगा, पावर में हम एलसीएम लेंगे, ये 2 सेम, एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 की टेबल 2 पे 2 टाइम, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है? 2 की टेबल 2 पे एक दफ़ा, तो उसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1 ही। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 अपान 2। अब देखें मैं पावर्स को अलग कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखूँ कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1 अपान 2। पावर्स को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, अपान वाले 2 को अलग कर दिया। ठीक है? अब हम ऊपर देख के आए कि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पावर 3 और जो 1/2 है उसका मतलब हो गया था स्क्वायर रूट। ठीक है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2। क्यों ऐसे क्यों किया? क्योंकि ऊपर मैंने बताया था कि जितने दफ़ा नंबर मल्टीप्लाई होता है वो पावर में लिखते हैं, कि अगर पावर 3 है तो मतलब 2 आपस में कितने दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफ़ा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट की एक और कंडीशन है कि अगर मल्टीप्लाई अंदर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 नंबर एक जैसे, तो उनको एक दफ़ा आप बाहर लेके आ सकते हैं। मतलब जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा इस स्क्वायर रूट से। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया। तो बाकी अंदर क्या बच गया? एक 2, तो वो अंदर रह गया। ठीक है? तो 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आंसर हो गया 41 का, और ये जो है हमारे पास आंसर पेपर के हिसाब से सी वाले ऑप्शन में था। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 था। इधर मैं कर देता हूँ क्वेश्चन 42। ठीक है? लॉग ऑफ 1000 एट बेस 10 इज इक्वल टू, हमें पता नहीं ये किसके बराबर है, हम सपोज एक्स कर देते हैं। तो मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में भी कहा था कि जब लॉग का ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब उसको ऐसे लिखना है कि 10, और ये इज इक्वल के इस तरफ जो है ये पावर हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। ठीक है? अब अगर किसी को लॉगरिथम डिफ़िकल्टी हो रही है तो बेसिक लॉगरिथम के 4 वीडियोज़ मेरे बने हुए हैं। मैं लिंक इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। पॉपअप आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पे चले जाएँगे। आप वहाँ से लॉगरिथम जो है वो देख सकते हैं कि एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में या एक्स्पोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है? अब यहाँ पे बेस में 10 है, मैं कह रहा हूँ इस 1000 की जगह पे भी 10 करूँ तो हम क्या करेंगे, ये 10 पावर एक्स तो सेम, मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम वो पावर वाली कंडीशन,
ये तो 10 पावर x रहेगा इज इक्वल टू 10 तो एक दफ़ा 10 लिखें, कितने दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3, तो पावर क्या कर देंगे? 3। अब हम कहते हैं कि भाई बेसिस सेम है और बीच में इक्वल की कंडीशन है, इधर भी 10 इधर भी 10, और बीच में इक्वल की कंडीशन, इक्वल का मतलब है दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो न्यूमरेट पावर्स भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कंपेयरिंग द पावर्स x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू मिल गई हमें 3, और वो कौन से ऑप्शन में लिखी हुई थी? वो बी ऑप्शन में थी, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कॉस 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यूज़ और उनको प्लस करना है। तो मैंने कल भी कहा था और पिछले दोनों वीडियोज़ में बताया कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, आपने ये नहीं पता कि कोसेक 30 डिग्री की एंगल क्या, एंगल 30 एंगल पे वैल्यू क्या होगी, तो इसकी एक आसान सी टेबल बनती है जो आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं, अगर आपको बनानी आनी चाहिए। तो उसका वीडियो भी मैं लास्ट में पॉपअप में दे दूँगा। आप उसको क्लिक करके वो देख सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 मिनट भी बड़ा है पूरी टेबल बनाने के लिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज़ में से कोई सा भी रेशियो दे और एंगल दे, आप बता सक उसकी वैल्यू जान सकते हैं, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। कोसेक 30 डिग्री जो है वो 2 के बराबर है, प्लस सेक 60 डिग्री भी 2 के बराबर है। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और ये 4 हमारा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था? ए ऑप्शन में लिखा हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स वाला फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है किसके? ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर, तो मतलब 41 हमारे पास ए है और 39 हमारे पास बी है। फार्मूलाज में पुट करें ए प्लस बी, मतलब 41 प्लस 39, एंड ए माइनस बी मतलब 41 -39। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 41 प्लस 39 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा। बीच में कुछ भी नहीं है ब्रैकेट्स में, तो मतलब मल्टीप्लाई 41 माइनस 39 तो 2 हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160। अब आप ऑप्शन में देखेंगे 160 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था? अब जिस ऑप्शन में था वो था सी। सी में 160 लिखा हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ 2/8 इन इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब 2/8 मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, मैंने अपनी मर्जी से अपनी तरफ से समझा है कि अपान में 8 था, मे बी कुछ दूसरा हो। अगर दूसरी वैल्यू है तो उसके हिसाब से ऑप्शन गलत हो जाएगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 2/8 को इक्विवेलेंट में लिखना है। अब जो चारों ऑप्शन थे उनमें डेसिमल फ्रैक्शन था। कैसे? हर ऑप्शन में डेसिमल में कुछ ना कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मतलब पॉइंट्स में लिखा हुआ था, ठीक है? तो मतलब वो था डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो 2/8 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले देखूँ ये रिड्यूस हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 1/4। अब 1/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 की टेबल 1 पे नहीं जा रही तो हम 0 और पॉइंट देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा 10। तो 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया तो बाकी 2 बचेगा। हमने पॉइंट लगा दिए तो दोबारा 0 लगा सकते हैं। 24 5 ज़ा 20, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है? 0.25। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 0.25 कौन से ऑप्शन में था? वो डी ऑप्शन में था, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है 16/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, और ये जो हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है, दी हुई है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला? ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे? मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 की टेबल 16 पे 3 टाइम, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब 1 पे 5 की टेबल नहीं जा रही तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें डेसिमल फ्रैक्शन में उसने नहीं कहा है, हमें कहा है मिक्स्ड।
तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब जितने दफ़ा टेबल गई है वो हमारा होल पार्ट है, 3 दफ़ा टेबल गई तो वो होल पार्ट। डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 5 ही, तो अब जो रिमाइंडर बच जाए गया है वो न्यूमरेटर रहेगा 3 होल 1 अपान 5। देखेंगे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 होल 1 अपान 5, और वो है बी, तो बी करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 47, 10% ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ 40, तो हम सबसे पहले लिखेंगे भाई 10 परसेंट का मतलब है अपान में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मैं बंद कर देता हूँ, प्लस प्लस की साइन 90%, तो मतलब 90% का मतलब है अपान में 100, 90 अपान 100 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब 30। अब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ज़ीरो ज़ीरो में कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल, ये इस ज़ीरो में कैंसिल हो जाएगा, ये इस ज़ीरो में कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो हम दूसरे टर्म्स के साथ भी कैंसिल कर सकते, बल्कि ये टर्म तो सेम ही रहेगा, मतलब जो मल्टीप्लाई के उस तरफ चीज़ है उसके साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 3 ज़ा 27, तो 4 प्लस 27 इज इक्वल टू 31। अब हम देखेंगे 31 कौन से ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था, तो डी इज दी करेक्ट। नाउ 100 ग्राम इज इन डैश, 100 ग्राम इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। अब हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम में सबसे पहले ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। अब हमें बता रहा है कि 10 ग्राम जो है फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, अगर 1 किलोग्राम के हिसाब से बताएं तो हम कहेंगे भाई 100 किलोग्राम, हम कहेंगे 100 ग्राम अपान, किलोग्राम के हिसाब से बताना है तो किलो के ग्राम्स लिखेंगे, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1000 किलोग्राम के। 100 अपान 1000, दो ज़ीरो में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/10। अब हम जाएंगे कौन से ऑप्शन में 1/10 लिखा हुआ है, बी में, तो बी इज दी करेक्ट। अब आते हैं द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे एफ आर ए सी टी आया, ठीक है, फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब नीचे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी है, वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इम्प्रॉपर किसको कहते हैं। इम्प्रॉपर उसको कहते हैं जिसमें ऊपर वाली वैल्यू जो हो वो बड़ी हो। अब देखो ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक डी ऑप्शन ऐसा था जिसमें 8/7 लिखा हुआ था, अगर ये 8/7 ही लिखा हुआ था तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो फ्रैक्शन में तो वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, द वैल्यू ऑफ वाई इन द 2:5 प्रोपोर्शन 8:1। तो जब भी दो रेशियोज कंपेयर करते हैं तो हम ये साइन लगाते हैं, इसको हम प्रोपोर्शन की साइन कहते हैं। तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो अंदर वाली दो वैल्यूज होती हैं उनको हम मीन्स कहते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वाली दोनों जो भी वैल्यू है उनकी प्रोडक्ट के। तो बाहर वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई वाई, 2y इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 ज़ा 40, तो y इज इक्वल टू 40/2, देन y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 20। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, 20 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, आफ्टर स्पेंडिंग, हाँ ये थोड़ा सा, आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम, अब इनकम की स्पेंड कितना करता है, 1/5, ठीक है, खर्च करता है, खर्च करने का बता रहा है फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, अमाउंट क्या बता रहा है, पी के आर मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,12,000 आर लेफ्ट, मतलब जो बच गए। अब ये खर्च करने का अमाउंट नहीं है, बचने वाला अमाउंट है, जो बच गया खर्च करने के बाद। द टोटल इनकम इज, हमें टोटल इनकम बतानी है, तो जब भी ऐसी खर्ब कंडीशन आ जाए, आपको फ्रैक्शन एक बताए और अमाउंट दूसरी फ्रैक्शन का बताए, तो पहले तो आप वो फ्रैक्शन ढूंढो,
मतलब बच गई फ्रैक्शन ढूँढो, जो खर्च किया है वो नहीं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास था, सपोज़ जितना भी था उसके 5 हिस्से थे, उसमें से उसने 1 हिस्सा खर्च कर दिया, तो बाकी कितने बचे? 4 हिस्से। किसके? ऑफ टोटल अमाउंट। सपोज़ यहाँ पे इस हम टोटल अमाउंट को जो है एक्स कह देते हैं, ठीक है? जो कि टोटल अमाउंट का 4/5 किसके बराबर किसके बराबर है? 1,12,000 रुपीज़ के, मतलब रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 1,12,000। अब यहाँ से हम जो है टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे एक्स। अब कुछ बच्चे गलती से 1/5 ऑफ एक्स करके, ठीक है, और ये ऐसे करके आ जाते हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1,12,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये 5 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई करें, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 टू ज़ा 10, तो ज़ीरो ऊपर 1, 5 वन ज़ा 5, 5 एंड 1 6, 5 एंड 1 6 एंड 5 वन ज़ा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 4x, और इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, देन x इज इक्वल टू 56, ठीक है, और 40/4। टेबल पढ़ें, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 1 बच गया, इधर देंगे 16, 4 4 ज़ा 16, पीछे 4 ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1,40,000, 1,40,000 रुपीज़ जो है वो टोटल अमाउंट था। अब देखें ऑप्शन में 1,45,000 रुपीज़ कहाँ पे लिखा है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन वाज दी करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। सॉरी, 52 इधर लिखा हुआ है क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आए थे तो वो क्लियर नहीं थे, तो मैंने उतने ही लिखे थे। फिर एक और पेपर आ गया तो जिसमें क्लियर थे, ठीक है। 52 शायद आसान, सब जस्ट सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन था तो वो मैंने नहीं लिखा है। अब आते हैं 53 से, स्टार्ट करते हैं। 53 में क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर। अब आते हैं लार्जेस्ट, पहले तो लिखते हैं कि लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा होगा, ठीक है, और ऑड की कंडीशन है। सबसे पहले आते हैं कि लार्जेस्ट नंबर होता कौन सा है 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट में जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो है, पहली पोजीशन पे 9 आना चाहिए आपका, 100 वाली पोजीशन पे, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट डिजिट 9 है। सेकंड पे भी 9, थर्ड पे भी 9। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट का, ठीक है। और देखें क्या ये ऑड है या इवन, तो लास्ट में 9 है मतलब ये ऑड है। तो पहली कंडीशन तो हमें मिल गया, लार्जेस्ट ऑड नंबर। अब आते हैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए किसी भी जितने भी डिजिट का कहे, तो पहले आप स्मॉलेस्ट के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर पीछे आप क्या करेंगे? ज़ीरो ज़ीरो लगा देंगे जितने डिजिट। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट नंबर का, ठीक है, 3 डिजिट में। अब क्या देखें, ये ऑड है, लेकिन यहाँ पे आप लास्ट में ज़ीरो है तो ये ऑड नहीं है, ये क्या है? इवन है। लेकिन हमें जो नंबर चाहिए वो ऑड नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1 0, अब एक नंबर बढ़ा देंगे, तो अब 101 हो गया, एक डिजिट ऊपर आ गए, ठीक है। तो 101, क्या अब ये देखें कि क्या ये ऑड है? हाँ ये ऑड है, 101 लास्ट में 1 है मतलब ऑड नंबर है। अब क्या कह रहा था? द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो माइनस करेंगे, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 1 गया 8, तो 898 जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें कि ये जो है कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 898 बी ऑप्शन में लिखा था, तो बी वाज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54। अ मदर एज इज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज।
तो मतलब अगर मान लेते हैं कि डॉटर की एज, डी मतलब डॉटर की एक्स ईयर्स है, तो मदर की एज क्या होनी चाहिए, एम मतलब मदर, 4x 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो, ठीक है, 2 साल पहले। अब 2 साल पहले तो मतलब डॉटर की एज क्या होगी, आज वाली एज से 2 साल माइनस कर दो, और मदर की 2 साल पहले क्या एज थी, तो जो मदर की आज एज है 4x, उसमें से भी 2 साल माइनस कर दो, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, 2 ईयर्स अगो हर एज वाज, इस स्टेटमेंट को देखें, हर एज वाज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज, मतलब 2 साल पहले जो दोनों की एज थी, तो मदर की एज 5 टाइम ज़्यादा थी डॉटर की एज से, ठीक है। तो अगर मदर की एज 4x-2 थी, तो अगर इक्वल करना है तो मदर की एज 5 टाइम ज़्यादा थी, तो डॉटर की एज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x-2 इज इक्वल टू 5 × x, 5x प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 × 2 = 10, एक्स इधर लेके आए और नंबर इधर लेके आए, तो -2, माइनस का 10 इधर लेके आएंगे, प्लस का 10 इज इक्वल टू 5x, प्लस का 4 है इधर लेके आएंगे, माइनस का 4x, तो ये क्या बच जाएगा, 10 - 2 8 इज इक्वल टू 5x - 4x, तो एक्स आ गया 8, और एक्स क्या थी, डॉटर की एज थी। तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज थी वो थी एक्स, तो प्रेजेंट एज क्या हो गई, 8 ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हमें बताना भी वही था, तो हमारे पास जो ऑप्शन था वो क्या था, 8। अब जिस ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है वो करेक्ट था। अब आप देखेंगे 8 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ था 8, तो बी वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:6, इफ दे डिफर, मतलब डिफरेंस दोनों का 6, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है, सॉरी मुझे हाइलाइटर पिक करना था, ठीक है, वो क्या है, 6 है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ये रेशो है तो मतलब कोई सेम नंबर से दोनों को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ये हमारे पास 5x है रेशो, ये हमारे पास 6x है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब ये 5x ओरिजिनल वैल्यू है, ये 6x, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है। तो मतलब बड़ी वाली वैल्यू 6x से माइनस करें छोटी वाली वैल्यू 5x, तो इज इक्वल क्या होना चाहिए, 6। 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू 6, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 6, तो हम एक्स इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, एक्स की जगह पे 8, ओ सॉरी 6, रेशो 6, और एक्स की जगह पे 6, ठीक है। तो 5 × 6 = 30, रेशो 6 × 6 = 30, 6 × 6 = 36, ठीक है। तो हम जाएंगे जिस ऑप्शन में भी 36 और 30 लिखा हुआ है, या 30, 36 लिखा हुआ है, वो ऑप्शन करेक्ट है, और शायद वो ऑप्शन जो था हमारे पास जहाँ डी ऑप्शन था, तो डी वाज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, ऐसा शेप जिसमें 4 साइड्स हों और 4 एंगल्स, ठीक है, मतलब क्लोज्ड शेप, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप इसको सीधा ही कंसीडर करें, ठीक है। तो ऐसा शेप जिसमें 4 आपके पास साइड्स हों और 4 एंगल्स हों और क्लोज शेप, ठीक है, उसमें डायगोनल्स किसको कहते हैं, अपोजिट वाली एंगल्स को अगर आप लाइन लगा के ज्वाइन करें तो उसको हम डायगोनल। तो अगर अपोजिट वाली एंगल्स को हम लाइन से ज्वाइन करें तो कितनी लाइन लगानी पड़ी, दो, तो मतलब इसमें कितने डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स, ठीक है। तो अब आप जाएंगे क्वेश्चन में जिसमें लिखा हुआ है 2, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और 56 2 शायद बी ऑप्शन में लिखा हुआ था, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द स्क्वायर portrait whose area is 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट। ठीक है, अब आते हैं, पोर्ट्रेट हम किसको कहते हैं? स्क्वायर पोर्ट्रेट। ठीक है, स्क्वायर हम किसको कहते हैं? कि ऐसा शेप जिसमें चार साइड्स हों और चारों आपस में इक्वल हो, मतलब इसकी लेंथ भी एक्स हो, इसकी लेंथ भी एक्स हो, इसकी लेंथ भी एक्स हो और इसकी लेंथ भी एक्स। कह रहा है कि उसकी जो एरिया है वो 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? लेंथ बतानी है हर साइड की। तो एक साइड की लेंथ क्या हो? तो जब भी आपके पास एक स्क्वायर कंडीशन दे, तो मतलब ये स्क्वायर नंबर हो गया, तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब 2025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंपल सी कंडीशन है, आप इसकी जो है वो 2025 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थ्री टू की टेबल नहीं जा रही, थ्री की टेबल लगा के देखें। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो मतलब 9 पे थ्री की टेबल जा रही है तो इस पूरे नंबर पे जाएगी। तो 3 6 ज़ा 18, 2 बचेगा, यहाँ पे देंगे 2, 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा यहाँ पे 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन थ्री की टेबल, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन थ्री की टेबल, 3 7 ज़ा 21, 1 इधर आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन थ्री की टेबल, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आएगा 15, 3 5 ज़ा 15। अब थ्री की टेबल नहीं जा रही 5 की, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब जो भी हमारे पास रिजल्ट आ गया हम उसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट में लिखेंगे सारे फैक्टर्स को। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब स्क्वायर रूट का ऊपर भी मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन में बता के आया कि स्क्वायर रूट की कंडीशन ये है कि अगर उसमें किसी भी नंबर का जोड़ा बन जाए जो आपस में मल्टीप्लाई हो, तो वो एक दफ़ा रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कंप्लीट जोड़े बन रहे हैं, मतलब रूट में कुछ भी नहीं रहेगा, सारी वैल्यू बाहर आ जाए। ठीक है, इसकी जगह पे एक दफ़ा थ्री, इसकी जगह पे एक दफ़ा थ्री, इसकी जगह पे एक दफ़ा 5, वो आपस में मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये इसकी जगह पे और ये ऐसे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो हमारे पास जो आंसर हो गया 45। अब हम देखेंगे 45 हमारे पास जो है वो कौन सी उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, और वो ए में लिखा हुआ था, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अ वुमन वेजेस वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। अब ये मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था वो किसी एरर की वजह से, एरर मतलब मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो वो वीडियोस चला गया, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब हमें कह रहा है अ वुमन वेजेस वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है, कि आपके पास कह रहा है कि एक वुमन है, आपके पास नहीं, मतलब एक वुमन है जिसके वेजेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं 50%। अगेन द रिड्यूस्ड वेजेस वाज इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% डिक्रीज हुए, 50% इंक्रीज हुए, तो अब कुछ यही कहेंगे कि भाई जो उसके पास लॉस हो गया वो ज़ीरो होगा। ठीक है, लेकिन ज़ीरो कोई ऑप्शन था नहीं, वरना होता तो बहुत सारे उस ऑप्शन को टिक टिक करके आते। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, पहले जो रिड्यूस हो रहा है वो टोटल आपकी जो वेजेस की कॉस्ट है उस पे हो रहा है। ठीक है, और दूसरी दफ़ा जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए क्या कह रहा है? रिड्यूस्ड वेजेस बाद जो रिड्यूस होने के बाद अमाउंट बचा है उसका 50%। ठीक है, तो टोटल का 50% और रिड्यूस होने के बाद जो अमाउंट बचा उसका 50%, दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें कह रहा है कि लॉस इन परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे, सपोज़ हम मान लेते हैं कि उस जो वुमेन है उसके जो, हमें वेजेस टोटल तो पता नहीं, हम मान लेते हैं कि सपोज़, लेट सपोज़ कर लेते हैं कि उसके जो वेजेस थे ना वो RS 100 रुपीज़। ठीक है, अगर इसका 50% डिक्रीज हुआ तो 50% ऑफ 100। ठीक है, तो आपको पता है कि 50% ऑफ 100 क्या होगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं, 100 का आधा जो है वो 50 होगा। ठीक है, तो अगर 100 में से हम माइनस कर दें 50%, ठीक है,
तो अब उसके पास जो बच गए वेजेस, न्यू वेजेस जो अभी रिड्यूस होने के बाद बचे, जिसको मैं कहता हूँ कि न्यू कह देता हूँ, ठीक है, वो कितने बचे, अब उसको अमाउंट मिल रहा है 50 रुपीज़। अब जो 50% इंक्रीज हो रहा है वो इन पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो इस पे 100 पे नहीं हो रहा। तो अब क्या कह रहा है, द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज, जो रिड्यूस्ड वेज है मतलब 50 रुपीज़, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 50%, मतलब 50% जो है वो इंक्रीज हो रहा है ऑफ किसका, रिड्यूस्ड वेज का, और रिड्यूस्ड वेज हमारे पास क्या है, 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 50% मीन्स अपान में 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब ये ज़ीरो ज़ीरो में कैंसिल और ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल, तो 5 5 ज़ा 25। तो अब जो इंक्रीज वेज हुआ वो क्या हुआ, 25। तो रिड्यूस्ड वेज था 50 और इंक्रीज वेज हुआ 25। तो अब उसके पास जो वेजेस आए वो क्या हो गए, 50 प्लस 25, जो कि होता है 75। अब उसके पास जो भी वेजेस आएंगे वो क्या होंगे, 75 रुपीज़ होंगे, ठीक है। और पहले कितने थे, 100 रुपीज़ थे, तो 75 है, मतलब लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 25 का लॉस हुआ, क्योंकि 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25। तो सिंपल सी बात है, 100 में से 25 का लॉस हुआ, मतलब 25% उसका लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे 25% कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे पता नहीं कि कौन से ऑप्शन में था। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो 25% है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और 59 पे, द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इज देयर, सॉरी, इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स डैश इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर किसको कहते हैं, जिसका बेस 2 हो, ठीक है। बेस 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब जिसमें 2 डिजिट हो, 0 और 1। तो ऐसा नंबर जिसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो बाइनरी नहीं है। तो शायद ऐसा ऑप्शन कोई ऐसा था, 100।
कह रहा है द वैल्यू ऑफ 18